हेलो गाइज, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और अपनी स्टडी समझ के साथ रिवाइज करते रहिए और जो टॉपिक आपसे नहीं आता उसे समझ के साथ पढ़ लीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। और मैं आपको करा रही हूँ प्रीवियस क्वेश्चन, ये भी करते रहिए। देखिए, हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। एरोमीटर का, हाइड्रोमीटर का। तो देखिए, हाइग्रोमीटर का इसका आंसर होगा, हाइग्रोमीटर का। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग, व्याख्या देखिए। हवा में नमी मापने के लिए हाइग्रोमीटर आर्द्रता माप का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर तरल के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। एरोमीटर हवा या अन्य गैसों का वजन, घनत्व आदि मापने का उपकरण है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, धारा घनत्व होता है एक अदिश राशि, एक सदिश राशि, एक विमा विहीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा एक सदिश राशि। आइए व्याख्या देखते हैं। चालक माध्यम के भीतर किसी पृष्ठ के लंबवत दिशा में इकाई क्षेत्रफल के द्वारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा घनत्व कहलाती है। यह एक सदिश राशि है, जबकि धारा स्वयं एक अदिश राशि होती है। धारा घनत्व को जैसे प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर प्रति सेकंड 2 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र है अदिश राशि, सदिश राशि, आयाम रहित राशि, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सदिश राशि। आइए व्याख्या देखते हैं। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों निर्दिष्ट होते हैं और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती हैं, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे विस्थापन सदिश राशि, त्वरण आदि। चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धाराओं और चुंबकीय सामग्री का चुंबकीय प्रभाव है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला है। एक टेस्ला 1 वेबर प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। फिसलन घर्षण, रोलिंग घर्षण, स्थैतिक घर्षण, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा रोलिंग घर्षण। व्याख्या देखिए आप लोग। देखिए, फिसलन घर्षण वह घर्षण बल है जो दो संपर्क सतहों के बीच सापेक्ष फिसलन गति का विरोध करता है, जबकि रोलिंग घर्षण उन सतहों के बीच कार्य करता है जिनके बीच बेलनाकार गति, सड़क पर साइकिल की गति होती है। जबकि दो स्थैतिक सतहों, जब उनके बीच गति होनी ही वाली हो, के बीच कार्य करने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहा जाता है। इनके मध्य संबंध निम्न प्रकार है। स्थैतिक घर्षण, फिसलन घर्षण, रोलिंग घर्षण। अतः स्पष्ट है कि रोलिंग घर्षण उपरोक्त में से सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है। तीरंदाजी, अंतरिक्ष रॉकेट, वेंचुरी मीटर, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अंतरिक्ष रॉकेट। आइए व्याख्या देखते हैं हम। देखिए, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजना, बंदूक की गोली चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे की ओर हट जाना इत्यादि। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं।
चौक कुंडली द्वारा, डायनामो द्वारा, ट्रांसफार्मर द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डायनामो द्वारा। एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग, देखिए एसी करंट को डायनामो उत्पन्न करता है। डायनामो या एसी जनरेटर एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब तारों की एक कुंडली को स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। यह बाह्य परिपथ में एसी भेजता है। चौक कुंडली विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता कम करने वाली कुंडली को चौक कुंडली कहा जाता है। ट्रांसफार्मर यह एक ऐसा उपकरण है जिससे बिना विद्युत शक्ति नष्ट किए हुए प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत वाहक बल का मान बढ़ाया या घटाया जा सकता है। यह पारंपरिक विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए मानव कान की श्रवणप्राश क्या है? मानव कान की श्रवणप्राश 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। 20 हर्ट्ज से कम है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो इसका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो इसका आंसर होगा ए। व्याख्या देखिए ध्वनि एक प्रकार की तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है जो कि वस्तुओं में कंपन होने से उत्पन्न होती है। जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उनको अवश्रव्य ध्वनि तरंगे कहा जाता है। मानव के कान इनको नहीं सुन सकते हैं। जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है उनको श्रव्य ध्वनि तरंगे कहा जाता है। मानव के कान इन ध्वनियों के सुन सकते हैं। अर्थात मानव कान की श्रवण की प्राश 20 से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनि तक होती है। ध्वनि तक होती है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली ध्वनियाँ प्राश्रव्य ध्वनि कहलाती है। मानव के कान इनको सुनने के लिए संवेदनशील नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय नहीं है? गामा किरण, अल्फा किरण, एक्स किरण, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अल्फा किरण। तो एक्सप्लेनेशन देखिए आप, देखिए ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है। इन तरंगों की कल्पना सर्वप्रथम मैक्सवेल ने की थी। ये तरंगे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कंपन से उत्पन्न होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें और गामा किरणें शामिल हैं। अल्फा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, यह अल्फा कणों से मिलकर बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिए प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। आइए व्याख्या देखते हैं हम लोग। देखिए प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रसारित होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, इसीलिए प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे हैं जिसमें माध्यम के कण तरंग के प्रसार की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च
ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य है। अवरक्त विकिरण, पराबैंगनी विकिरण, दृश्यमान विकिरण। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, पराबैंगनी विकिरण। एक्सप्लेनेशन देखिए, व्याख्या देखते हैं। चलो देखिए, पराबैंगनी विकिरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसमें दृश्य प्रकाश की तुलना में उच्च ऊर्जा स्तर और कम तरंग दैर्घ्य होता है। यह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पर एक्सरे और दृश्य प्रकाश के बीच स्थित होती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती हैं क्योंकि इसका मुख्य कारण है ऊंचे स्थान पर पानी ज्यादा तापक्रम पर उबलता है। ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। ऊंचे स्थान पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। तो इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। आइए व्याख्या देखते हैं हम लोग। देखिए, अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकाने में अधिक समय लेती है क्योंकि इसका मुख्य कारण यह है कि ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक बरसाती दिन में शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी समान माप दर्शाते हैं। शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में कम माप दर्शाते हैं। शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना से ज्यादा माप दर्शाता है। तो इसका आंसर होगा सी। आइए व्याख्या देखते हैं हम लोग। देखिए, शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी का उपयोग आमतौर पर परीक्षण प्रयोगशाला और कपड़ा मिल में सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। बरसाती दिन में शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज्यादा माप दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कृष्णिका एक उच्च तापक्रम टीके पर ई वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब T% 3 के तापक्रम कर दिया जाए तो विकिरित ऊर्जा वाट प्रति वर्ग मीटर में होगी। E प्रति 16, E प्रति 27, E प्रति 81। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा E प्रति 16। आइए व्याख्या देखते हैं। देखिए, एक कृष्णिका एक उच्च तापक्रम T के पर E वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब T या 3 के तापक्रम कर दिया जाए तो विकिरित ऊर्जा वाट प्रति वर्ग मीटर में E प्रति 16 होगी। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं क्योंकि हिमानी का आधार पर बर्फ में अशुद्धियां उपस्थित होती हैं। क्योंकि आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है। क्योंकि आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा क्योंकि आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है। तो इसका आंसर होगा सी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। आइए व्याख्या देखते हैं। एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं क्योंकि आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है। हिमानी क्षय की उत्पत्ति ऐसे स्थानों पर होते हैं जहां हिमपात की मात्रा हिम के क्षम से अधिक होती है और प्रतिवर्ष कुछ मात्रा में हिम अधिशेष के रूप में बच जाता है। वर्ष दर वर्ष हिम के एक मात्र से निचली परतों के ऊपर
दबाव पर बढ़ता है और वे संघन हिम के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यही संघन हिमानी अपने भार या दबाव के कारण ढालों पर प्रवाहित होता है, जिसे हिमनद कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? 0 डिग्री फ़ारेनहाइट -22 डिग्री फ़ारेनहाइट सी -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर होगा सी। आइए व्याख्या करते हैं। देखिए, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान 459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल के हिमांक और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल के क्वथनांक पर आधारित होता है। इन दोनों तापमान के क्षेत्रफल को 180 बराबर भागों में बांटा गया है, अर्थात 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश में, लाल प्रकाश में, पीला प्रकाश में। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा पीला प्रकाश में। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा क्या? 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह, 10 सेंटीमीटर के एक अवतल लेंस की तरह। देखिए, 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह। अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि दृश्य प्रकाश में जल की महीन बूंदें अपारदर्शी होती हैं, क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से वे प्रेषक की आंखों तक नहीं पहुंच पाती। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी। अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए, एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता? आवृत्ति, आयाम, वेग। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आवृत्ति। व्याख्या देखिए। एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल, तरंगदैर्ध्य तथा तीव्रता बदल जाती है, परंतु प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जो कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है।
प्रकाश ऊर्जा का भंडारण करता है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसे फोटो सेल भी कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल 3 प्रकार के होते हैं: फोटो उत्सर्जक सेल, फोटो प्रवाहकीय सेल, फोटो वोल्टिक सेल। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? फोकस पर, वक्रता के केंद्र पर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र से परे। तो कहाँ होनी चाहिए? वक्रता के केंद्र पर। एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग। देखिए, जब किसी वस्तु की स्थिति वक्रता के केंद्र पर होती है तो अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल धंसा रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण की अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को सिकोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए, कैंडेला का एक समदिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह 2 पाई ल्यूमेन, 4 पाई ल्यूमेन, 8 पाई ल्यूमेन, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा सी। एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग। ज्योति फ्लक्स चमकदार प्रकाश तरंगों के रूप में निकाय से प्रति सेकंड निकालने वाली प्रकाश ऊर्जा है। इसकी इकाई ल्यूमेन है, जिसे एक कैंडेला के स्रोत के प्रति इकाई ठोस कोण में निहित फ्लक्स के रूप में परिभाषित किया जाता है। अर्थात एक ल्यूमेन वह ज्योति फ्लक्स है जो एक कैंडेला की ज्योति तीव्रता का समदेशिक बिंदु स्रोत एकांक घन कोण में उत्सर्जित करता है। प्रश्नानुसार दिया गया देखिए, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? हरा, लाल, बैंगनी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बैंगनी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में बैंगनी रंग अधिकतम विचलित होता है। प्रिज्म एक प्रकार का ऑप्टिकल त्रिज्याकार पारदर्शी आकृति है जो सपाट पॉलिश सतहों के साथ पारदर्शी होता है। जब सफेद प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने मूल 7 रंगों बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल में विभाजित होता है और त्रिभुज के आकार की आधार की ओर अपवर्तित होता है। प्रकाश का यह फैलाव उसकी तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। जिस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है उसका परिकिरण सबसे ज्यादा तथा जिस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है उसका परिकिरण सबसे कम होता है। ध्यातव्य है कि बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण उसका परिकिरण अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग 1 मीटर, 1 मिलीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 2 सेंटीमीटर। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए, एक सामान्य नेत्र की नाभिक दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। आपतित समानांतर के द्वारा फोकस पर वस्तु की छवि बनाई जाती है। इसी छवि के रेटिना पर बनने के लिए फोकस लंबाई 2 सेंटीमीटर के लगभग होनी आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है पीला, बैंगनी, नीला, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बैंगनी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए।
देखिए, बैंगनी रंग का प्रकाश प्रिज्म से गुजरने पर सर्वाधिक अपवर्तित होता है। इसका कारण निम्नलिखित है। बैंगनी रंग की प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कम होती है। बैंगनी रंग की प्रकाश की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, जबकि इसकी गति प्रिज्म में न्यूनतम होती है। बैंगनी प्रकाश की गति न्यूनतम होने से प्रिज्म के कोणीय किनारे प्रकाश को प्रिज्म से बाहर निकालने पर और भी अधिक मोड़ने का कारण बनते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश के प्रवेश करने पर इसके संचरण दिशा या मार्ग में विचलन उत्पन्न होना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप।